दुनिया बोल है। दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय डालडा। डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड ओलिविया। ओलिविया, शुक्रिया। एंड अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन। न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कादरी साहब, बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश किया है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी आपकी आवाज़ है। लेकिन सैरिश, मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि जब भी कोई बुर्दा शरीफ खूबसूरत कलाम पढ़े तो उसका थोड़ा तारुफ भी कराए। तो मैं कादरी साहब गुजारिश करूंगा कि जल्दी से 30 सेकंड में बुर्दा शरीफ का तारुफ कराइए। किसने लिखा था, किस हाल में थे? बुर्दा शरीफ जो है जनाब हज़रत अल्लामा शरफुद्दीन बुसैरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसकी कई फसलें, और असल में जो बुर्दा कहते हैं वो चादर को कहते हैं अरबी में, है ना? तो आप पर जो है फालिज का ऐसा असर हुआ, आप दुनियावी शायर थे पहले जी हाँ, पर एक दिन ऐसा हुआ कि आपने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह फालिज के उस मरज में आपका आधा जिस्म हिल गया, लेटे हुए थे। आपने हुजूर की बारगाह में कसीदा लिखा और ऐसा कसीदा मकबूल हुआ कि देखते हैं कि ख्वाब में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हैं और आपको चादर अता करते हैं। जो बुर्दा शरीफ हम कह रहे हैं ना, अरबी में कहते हैं बुर्दा चादर को, तो आपको अता कर रहे हैं और आपके जिस्म पाक पे जो है ना वो हुजूर पाक अपना हाथ फेरें तो आपका वो मर्ज दूर हो गया फालिज का। और जब आँख खुली तो खुशबू और देखा कि ख्वाब में जो हुजूर ने चादर का तोहफा अता किया था वो भी सामने मौजूद और जिस्म बिल्कुल ठीक हो चुका है, फालिज का मर्ज दूर हो चुका है। पूरे शहर में आप भागे थे और यकीनन ये शान है हमारे आका की, आका रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो ये शान समझ जाए वो अल्लाह की शान समझ जाएगा, वो इस्लाम की शान समझ जाएगा। सैरिश, बिल्कुल तला, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कोई शक ही नहीं है इस बात में। आज 26 रमज़ान मुबारक है और हम आगाज़ करेंगे मामूल के मुताबिक हदीस मुबारका के साथ। खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान के साथ सवाब हासिल करने की गर्ज से शब कदर में क़याम करेगा उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। आज 27वीं शब है और मुमकिना
शब कदर की रात है। हदीस मुबारक का मफहूम है कि शब कदर रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करो, और हमारी कोशिश है कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए और हमें लैलतुल कदर मिले, नसीब हो। यहाँ पर एक और हदीस मुबारक मैं याद दिलाना चाहूँगा अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को कि नबी करीम आका दो जहाँ खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब में बीज बोया जाएगा, शाबान में उसकी आबियारी होगी और रमज़ान में फल खाया जाएगा। हम जानते हैं रजब में शब मेराज है, उसके बाद शब बरात आती है और उसके बाद लैलतुल कदर शब कदर आती है। तो हमें इस रात में फ़ायदा ज़रूर उठाना है। जो लोग इस रात से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, चलें आप थक जाते हैं, आप जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन याद रखिएगा कि जब कहा जाता है कि रात है, रात से फ़ायदा उठाना है, तो ये जो वक्त सबसे अफजल वक्त होता है ये फजर से पहले का रात का आखिरी हिस्सा होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर तहज्जुद भी पड़ी जाती है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आज की रात आप सहरी से पहले, क्योंकि हम यही देखते हैं हमारे नौजवान सहरिश पूरी रात जागते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, चाय ढाबे के ऊपर पार्टी हो रही होती है, कचहरी चल रही होती है, तो आज की रात जो है ना, ये आखिरी हिस्सा रात का ना ज़ाया ना होने दीजिएगा। बहुत जरूरी है कि हम बाकी जितने रोजे बचे हैं भरपूर फायदा उठाएं। बिल्कुल, और मैंने तो जगह पढ़ा है कि खास तौर पर ये हिदायत की गई है कि बाजारों में, मार्केटों में फजूल की खरीदारी में वक्त ज़ाया मत करना, इबादत करना, अल्लाह से बख्शिश मांगना, क्योंकि ये रात हज़ारों महीनों से बेहतर है, तो इसको हमने क्यों ज़ाया करना है। हमें चाहिए कि हम भरपूर तरीके से अपने रब से मांगें और इंशाअल्लाह अल्लाह अता करने वाला है, और इसी ईमान के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम मांगते हैं। अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। इलेक्शन फंड्स के इजरा से मुसलसल इनकार, हुकूमत के सर पर लटकती तौहीन अदालत की तलवार। पंजाब इलेक्शन के लिए अदालती हुक्म के बावजूद हुकूमत ने अब तक फंड्स जारी नहीं किए। स्टेट बैंक ने आज 21 अरब जारी करके कल रिपोर्ट जमा कराना है। मुफ्त आटा और राशन जिंदगी पर भारी, 26 दिनों की मुफ्त आटा स्कीम 21 जानों के साथ इख्तिताम पजीर। लेकिन इन अमवात का जिम्मेदार कौन, आटा बांटने वाले या हुकूमत? पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का लाहौर में आखिरी टाकर आज होगा। 5 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। कौमी टीम में 1 या 2 तब्दीलियों का इम्कान। मोहम्मद रिजवान की आज के मैच में शिरकत मशकूक। और रखुअत दुनिया की सबसे बड़ी सूद से पाक माइक्रो फाइनेंस तंजीम कैसे ख्वाब को हकीकत बनाने में मगन है। प्रोग्राम में आज हम लाजमी आपको बताएंगे। लेकिन जो पहली टॉप स्टोरी थी सहरिश, हम जानते हैं वफाकी काबीना का इजलास अब ख़त्म हो चुका है और अब उसकी अपडेट्स भी आना बाकी हैं। क्या फ़ैसला हुआ है? बताया जा रहा है कि समरी अप्रूव कर ली है वफाकी काबीना ने और फिर वो पार्लियामेंट को भेजी जा रही है, जिसमें 21 अरब रुपए जारी करने हैं इलेक्शन के लिए। क्योंकि अगर हुकूमत ने 21 अरब रुपए जारी न किए तो फिर बड़ी मुश्किलात। क्योंकि हम जानते हैं तौहीन अदालत में एक वज़ीर आज़म कुछ दिनों पहले ही घर गए थे, शायद दोबारा भी जाना पड़ जाए अगर हुक्म अदूली हुई अदालत। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। आइन पर अमल दरामद करवाना अदलिया की अब जिम्मेदारी है और भरपूर तरीके से वो इस पर काम कर रहे हैं। और अभी जनाब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि दोस्ती में जो दुश्मनी का माहौल है उसको तब्दील करने की कोशिशें भी एक तरफ से जारी हैं। और इस वक्त अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर साहब, आज पैसे जमा कराने हैं, कल रिपोर्ट पेश करनी है, लेकिन ताहाल हमें कोई पेशरफ दिखाई नहीं दे रही है। अगर नहीं आज करवाए जाते तो कल क्या माहौल होगा अदालत में? देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह है कि जहाँ तक सदर पाकिस्तान या बाकी लोगों का मसला है वो अपनी जगह पर है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो क्या करते हैं या क्या नहीं करते। यहाँ इशू है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है और वो सेक्रेटरी फाइनेंस, आपको पता है, फिर हम गवर्नर, स्टेट बैंक वगैरह सबको बुलाया हुआ था और ये पैसा आना है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के साथ। अब वो पैसा सारा पड़ा हुआ है, स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दे दी 1346 अरब रुपया पड़ा हुआ है और सिर्फ 20 अरब रुपया देना है। अब 20 अरब रुपया सिर्फ देना है तो 20 अरब ये देना नहीं चाहते अब, और ये तो इन्होंने तो कमिट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन कराने की बात है। हम सजाएं देके घर तो भेज देंगे लेकिन मसला नहीं हल होगा इसका। इसीलिए मैं तो आ भी हूँ कि जितना मर्जी कर लें। गवर्नर स्टेट बैंक ने पैसा देखिए एलोकेट भी कर दिया, रिजर्व भी कर दिया, अब उसे आगे ट्रांसफर की बात है। और ये आज तक कभी तारीख में नहीं हुआ कि सप्लीमेंट्री ग्रांट से जब पैसा जाए पहले अप्रूवल होती है, इसकी अप्रूवल होती है। नहीं तो अजहर साहब, जैसा कि हमें ये मालूम है कि पंजाब हुकूमत है कायम मकाम, उसकी मुद्दत तो मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन चूंकि अभी नहीं हुआ तो एक उधर कुछ ऐसा भी पेश किया गया, कायम मकाम गवर्नर ने बताया कि उन्हें फंड जारी करने का इख्तियार भी नहीं है। कानून क्या कहता है ऐसी सूरत हाल? अच्छा, एक तो मैं बताता चाहूँ, शेख रशीद साहब की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो आईनी और कानूनी तौर पर तैनात हुआ है,
बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूँ आपको। सिर्फ यही नहीं है, लेकिन जो अहम बात है कि 90 दिन पूरे हो चुकी हैं और निगरान हुकूमत चल नहीं सकती है। और ये इलेक्शन को जितना डिले किया गया है, यानी इलेक्शन को 14 तारीख तक तो मियाद खत्म होगी इसकी, अब 90 दिन से आगे जितनी भी ये हुकूमत चल रही है गैर कानूनी और गैर आईनी, अब इस मामले को भी चैलेंज कर रहे हैं और हाई कोर्ट में लेके आ रहे हैं। हाई कोर्ट में ये सारा मामला कि 90 दिन से एक दिन भी आगे बढ़ा नहीं जा रहा है। और ये जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह खिलवाड़ है इनके साथ अब हो रहा है, तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ। यानी निगरान हुकूमतें, यानी मैं तो सारे मामले में सबसे बड़ा कसूर इलेक्शन कमीशन को मांगता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। मिसाल के तौर पर उसने जिस तरह मोहसिन नकवी को तैनात किया और जिस तरह के उन्होंने इस पंजाब गवर्नमेंट को तबाही कर दी, यानी ट्रांसफर, पोस्टिंग, 144 लगाना, एंटी करप्शन पीछे पड़ा हुआ है, तो अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन रहा है। भाई आप तो निगरान हुकूमत है, इलेक्शन के लिए आए, इलेक्शन में करवाने के लिए बताएं सीरियस क्या है। उसके लिए सीरियस आपने देख लिया कि कच्चे का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एक दिन के लिए सिर्फ हमें अपना रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन होंगे तब पुलिस फोर्स चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जकड़ के रख दिया है। अब अगर यही जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है इनके आर्टिकल 190 के तहत इख्तियार इस्तेमाल कर रही है, ऐसा इख्तियार इनके पास भी है 220 के तहत, और ये 220 के तहत इलेक्शन कमीशन स्टेट बैंक को कहती है, स्टेट बैंक इनकार नहीं कर सकता था। और स्टेट बैंक और ये पैसा जो है ना कौम का पैसा, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं कादरी साहब से दोबारा गुजारिश करूंगा कि वो नजराना अकीदत आका दो जहां की बारगाह में दोबारा पेश करें और उसके साथ हम ब्रेक में जाएं। बिस्मिल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नबियुल आमिरुन नही फला अहदुन आबर फी क़ौलि ला मिन्हु वला नाअमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन। वेलकम बैक नाजरीन। और अब कुछ बात हम करते हैं, जानवरों से तो प्यार सभी को होता है। अगर कोई जानवर बीमार हो और ठीक ना हो पा रहा हो तो बड़ा दुख भी होता है, उनके बेजुबान होते हैं जानवर। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के चिड़ियाघर में 17 साला अलील हथनी नूरजहां पानी के तालाब में गिर गई, जिसके बाद से वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान मेडिकल टीम की माहिर डॉक्टर्स की टीम पुरज़्म है कि वो नूरजहां को जल्द अपने पाँव पर खड़ा कर देंगे। तला आपको जानवरों से प्यार होगा यकीनन, और यकीनन मुझे बहुत प्यार है नेचर से, वाइल्ड लाइफ से। लेकिन सैरिश अब सिविल सोसाइटी अपील कर रही है कि चिड़ियाघर बंद कर दो। जब आप जानवरों का इलाज नहीं कर सकते, उनका ख्याल नहीं रख सकते, फिर क्यों उनको इस कर्ब में डाल रहे हो, इस सजा दे रहे हो, ये टॉर्चर कर रहे हो जिस तरीके से इस बेचारी हथनी को किया गया। उसकी क्रेन की मदद से उसकी करवट बदलवाई गई और कितने वक्त से वो बीमार है, इंटरनेशनल डॉक्टर्स भी आए थे। अगर आप उसका इलाज नहीं कर सकते तो बोल दीजिए कि हमारे में काबिलियत नहीं है, हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स नहीं है जो उसका इलाज कर सके। अगर उसका इलाज मुमकिन ही नहीं है, पूरी दुनिया में मुमकिन नहीं है, फिर उसको आप अल्लाह की तरफ जाने के लिए आसानी पैदा करेंगे, वो दर्द से उसको निकालें। लेकिन सैडली हमारे यहाँ अगर आप जू भी जाएं, सैरिश आप कराची के जू आखिरी बार कब गई थी? 1 साल हो गया तकरीबन। तो वहां पर आपको नजर आ जाता है कि इंतजामात नाकाफी हैं, पिंजरे छोटे हैं, जानवर परेशान है, किसी के यहाँ जख्म है, किसी के यहाँ जख्म है। तो सिविल सोसाइटी इस वक्त बहुत शोर मचा रही है सोशल मीडिया पर कि ये जूज अब बंद कर दिए बिल्कुल। और अभी ये नूरजहां की क्या सिचुएशन है, इस पर बात करने के लिए रिजवान अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानते हैं कि डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं और अब क्या यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। रिजवान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम कराची चिड़ियाघर में मौजूद हूँ, जहाँ पर हथनी नूर जहाँ का इलाज जो है वो जारी है। पिछले कई रोज़ से इसका इलाज जारी है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद है। उसके अलावा यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो भी 24 घंटे इसके इलाज में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। हमारा कैमरा आपको दिखा सकता है कि ये है नूर जहाँ हथनी, जो पिछले कई रोज़ से बीमार है। इसको ड्रिप लगाई हुई है, इसको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं, इसको बेहतर से बेहतर खुराक दी जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर जो इसका इलाज जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सके। आप साथ देख सकते हैं सामने यहाँ पर ये शीट लगा दी गई है। यहाँ पर पहले जो था हर शख्स जो है वो अंदर जा पा रहा था, लेकिन यहाँ पर इनको यहाँ पर अब देखें रस्सा लगा के इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। हमारे साथ डायरेक्टर जू मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या सूरत हाल है अब? इसकी तबीयत हथनी नूर जहाँ की कैसी है? इस वक्त थोड़ी बहुत इसकी तबीयत में जो है वो बहाली हुई है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। हम जिस तरह से इसकी एक्सरसाइजेज हमें बताई गई हैं उस तरह से एक्सरसाइजेज करा रहे हैं। रात में भी 4 बजे तक मैं यहीं था, तकरीबन 2 बजे के करीब हमने कुछ एक्सरसाइजेज को करवाई हैं। उसके बाद फिर इसको थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद हमने इसकी करवट को चेंज किया और लिटाया। तो ये मुस्तकिल 4-6 घंटे के बाद इसकी करवट भी बदली जा रही है, और उस दौरान में जब हम इसकी करवट बदलवाते हैं उसी दौरान में इसको थोड़ी सी एक्सरसाइजेज भी कराते हैं। तो इसकी जो थेरेपीज़ हैं वो भी साथ साथ हो रही हैं, उसमें वाटर थेरेपी भी है और दीगर भी हैं। इसमें कुछ हम जेल के थ्रू जो है इसको। अच्छा, पहले भी बैरुल अक़वामी डॉक्टर्स यहाँ आए, अभी भी आप लोगों से राब्ते पे है, वही इसको सारा फॉलो कर रहे हैं, उनका क्या कहना है, क्या पोजीशन है इसकी? देखिए, ये चूँकि आज से इस तमाम चीज़ों को फेस नहीं कर रही, ये पिछले कई महीनों से इस मर्ज़ का शिकार है, और ये मुस्तकिल तौर पे अपने मर्ज़ के साथ कुछ नीचे की तरफ ही जा रही है। बदकिस्मती से इसको चूँकि पानी का बहुत शौक़ है, और हमेशा जहाँ पे भी दुनिया में हाथी होते हैं वहाँ पॉन्ड्स ज़रूरी हैं ताकि ये उसको जाकर एंजॉय कर सकें। और ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में ये बहुत इस बात की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि जहाँ पानी हो ये उसमें जाएं, ये पानी से और मट सकें। जी, हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर जू कबर अयूब। इनकी भी आपने बात सुनी। इनका यही कहना है कि डॉक्टरों की जानिब से, जू इंतज़ामिया की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है इसकी बेहतर से बेहतर इसका इलाज किया जा सके, लेकिन इसकी बीमारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि उसको रोकना जो है वो एक मुश्किल अमल लग रहा है। फिर भी डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं 24 घंटे, और इसका इलाज जो है वो जारी है। रिजवान अहद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सैरिश, अगर आप मुझसे पूछिए तो नूर जहाँ हथनी कुत्ते की मौत मर जाती अगर मीडिया ना होता, अगर मीडिया पे इसको हाईलाइट ना किया जाता, लोग शोर ना मचाते, सोशल मीडिया पे इसको हाईलाइट ना किया जाता, शोर ना मचाते, तो कोई पूछने वाला भी ना होता, ये मर भी चुकी होती, इसका गोश्त बिक भी चुका होता, किसी हलीम में डल भी चुका होता, किसी ने खाल ली होती, किसी ने कुछ लिया होता। सैडली हमारे मुल्क में इंसाफ के लिए मीडिया को बड़ा किरदार अदा करना पड़ता है, और अल्लाह का शुक्र है सोशल मीडिया आने के बाद हर किसी को आवाज़ मिल गई है, अपनी आवाज़ उठाते हैं लोगों के इंसाफ के लिए, और फिर जाके जिस तरह अभी नूर जहाँ की ट्रीटमेंट आप देख रहे हैं हो रही है, इसमें मेन रोल मीडिया का ही है। बिल्कुल मीडिया का है, क्योंकि पता है कि हक़ाइक़ अवाम के सामने किसी न किसी तरीके से आ जाएंगे, और इससे पहले कि हम पर क्रिटिसिज्म किया जाए भरपूर तरीके से हो तो हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। तो खैर ये खुशकिस्मती है नूर जहां की कि उसको इलाज जू बंद होना या असल फैसला अच्छा है। बिल्कुल, और आई थिंक सो ये फैसला हो गया कि परमानेंटली इसको बंद कर दिया जाए। कराची जू अपील चल रही है, अभी तक फैसला हुआ नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जू बंद हो जाएगा तो बहुत सारी सरकारी नौकरियां चली जाएंगी, जो कि वो चाहते नहीं है। चले जी, हम आगे बढ़ते हैं। खिदमत में बोल सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले एक ऐसी फाउंडेशन के बानी से जो बगैर सूद के लोगों को छोटे कर्ज फराहम करते हैं, और तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने में जिनको मुश्किलात का सामना हो या फिर छोटे कारोबार में ज़रूरत हो, तो अक़ुव्वत फाउंडेशन मुस्तहिक लोगों की मदद में हमेशा पेश रहती है। इस वक्त हमारे साथ अक़ुव्वत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब साहब मौजूद हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अक़ुव्वत के कर्ज़ हुस्ना के अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं सर जिन पर आप लोग काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अख़ुव्वत का सबसे बड़ा प्रोग्राम तो कर्ज़ हसन है। हमने अब तक तकरीबन 55 लाख कर्ज़े दिए 200 अरब के, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत कुछ करते हैं। देखें, जो भी हम करते हैं दिस इज़ सबसर्विएंट टू आवर विजन, और हमारा विजन ये है कि हम एक ऐसा मुआशरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के साथ मिलके, जिसमें हर शख्स को इज़्ज़त और एहतराम से ज़िंदा रहने का मौका मिले। तो उसके लिए एक रास्ता कर्ज़ हसन है, एक रास्ता तालीम है, एक रास्ता
ट्रांसजेंडर्स की मदद है, एक रास्ता सेहत है। फिर हमने एक बहुत बड़ा क्लोथ बैंक बनाया हुआ है जिसमें हमें कपड़े इकट्ठे करते हैं और अपने उन भाइयों के लिए जिनके पास कपड़े नहीं हैं। तो हाल ही में हमने एक और नया इनिशिएटिव अल्हम्दुलिल्लाह लेने की कोशिश की है, कर रहे हैं, शुरू हो चुका है कि हम कहते हैं कि कम से कम 25,000 बच्चों को आईटी की स्किल्स दे दें ताकि वो न सिर्फ अपनी आमदनी का ज़रिया ढूंढ सकें बल्कि वो फ़ॉरेन एक्सचेंज भी कमा सकें, क्योंकि 25,000 जो अगर आईटी के प्रोफेशनल्स हों तो कम से कम $1 बिलियन की जो है इनकम जो फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं। तो ये वो सारे मुख्तलिफ काम है जो अल्टीमेटली जिनका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक खूबसूरत मुआशरा तश्कील। यकीनन डॉक्टर साहब, जितना आपको सलाम पेश कम है, जिस तरीके से आप सूद के बगैर छोटे कर्जे फराम कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, लो कोर्स, जितना अप्रिशिएट किया जाए कम। आपको अखुवत की तरफ से तालीमी इदारा बनाने का ख्याल कैसे आया? ये आइडिया आपको कैसे आया कि मैं ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाऊँ? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ जो है सबसर्विएंट टू द विजन है कि वो अदारा करना क्या चाहता है। तो हमारा विजन कर्ज़े देना नहीं है, हमारा विजन एक ऐसे मुआशरे की तामीर है जिसमें हर शख्स इज़्ज़त से ज़िंदा रहे। अब इस विजन को अचीव करने के लिए बहुत से रास्ते हैं। आप छोटे कर्ज़े भी दे सकते हैं, तालीम भी दे सकते हैं, आप इन्वायरमेंट पे भी काम कर सकते हैं, आप लोगों के हकूक़ के लिए भी जदोजहद कर सकते हैं, आप सेहत के मामले में भी जा सकते हैं। तो कई रास्ते हैं। तो बुनियादी रास्ते जो हमने इख्तियार किए वो दो ही हैं, छोटे कर्ज़े और तालीम। हम समझते हैं कि ये दोनों के इश्तराक से हम अपने मकसद में ज़्यादा बेहतर। डॉक्टर अमजद, आपका इदारा ज़रूरतमंद तलात को तलाश कैसे करता है? आप लोग कैसे ढूंढते हैं इन्हें? हम मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं, अखबार में इश्तिहार देते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं, और हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे लोग जाते हैं। फिर इस वक्त जो सैकड़ों बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं वो ख़ुद से जाके अपने अपने इलाकों में बताते हैं, क्योंकि हमारे अदारों में पूरे पाकिस्तान के बच्चे पढ़ते हैं। तो फिर हम खुद भी जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं उनको खतूत लिखते हैं उनके सरबराहों को कि आप हमारे पास बच्चे भेजें। तो बहुत सारे और रास्ते हैं जिनकी वजह से लोग अब आपके तवस्सुत से भी हम ये कह रहे हैं कि जितने अच्छे लोग हैं पढ़ना चाहते हैं, आज पढ़ेंगे, 10 साल बाद फ़ीस अदा करेंगे। अगर वो उस मयार पे पूरे उतरते हैं जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन है। तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब, अब यकीनन इकोनॉमिक क्रंच है, मुश्किलात हैं, आपको डोनर्स अतियात दे रहे हैं जिस तरह पहले दिया करते थे, या फिर अब कुछ कमी आ रही है? क्या पोजीशन है इस वक्त डोनेशंस की? जी हाँ, क्यों नहीं। ये जो सारा निज़ाम है ये मुखय्यर हजरात के तावन से ही चल रहा है। तो जो हमारा तालीमी निज़ाम है इसमें हुकूमत की तरफ से हम कोई मदद नहीं लेते। तो वो सारा का सारा उसकी इमारत की तामीर कैसे हुई, उसके अखराजात कौन पूरे करता है, ये डोनर्स ही करते हैं, मुखय्यर हजरात ही करते हैं। ये पाकिस्तान कौम बहुत, मैं समझता हूँ कि मुखय्यर अक़वाम में शामिल होती है। तो लोग अपने हिस्से की खुशियाँ और उसके साथ साथ दूसरों की खुशियाँ भी तलाश करते हैं। तो ये ठीक है, डोनर्स तो आपको डोनेट कर रहे हैं, तो अखुवत यूनिवर्सिटी की तामीर में वैसे आपको किस किस्म की मुश्किल करना पड़ रहा है? नहीं, कोई मुश्किलात ऐसी नहीं है। ये तो बात यह है कि हमारी हिम्मत अपनी जवाब ना दे जाए, वरना कुदरत तो हमेशा नेकी के काम में इंसान की मदद करती है। आप देखिए ना, ये एक हदीस का मफ़हूम है कि जिसने अल्लाह के बंदों के काम अपने हाथ में लिए, अल्लाह ने उसके काम अपने हाथ में ले लिए। तो अगर आप कोई भी नेकी का कदम उठाएं, कोई अस्पताल बनाना चाहें, कोई तालीमी अदारा बनाना चाहें, तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल पेश आती है। हाँ, कभी कभी आपके इम्तिहान भी होते हैं और कभी कभी आपको कुछ ना कुछ ऐसी चैलेंजेस आ जाते हैं, लेकिन अगर आपका नीयत ठीक है और इखलास से आप काम कर रहे हैं और इरादा मुस्तहकम है, तो फिर कुदरत आपकी मदद हर लम्हा। डॉक्टर साहब, व्हेन कैन एक्ट अखुवत यूनिवर्सिटी टू कंप्लीट? आप कब तक इसको मुकम्मल कर लेंगे? और इस काम के लिए, इस अजीम मकसद के लिए क्या आप कोई अपील करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? जी ज़रूर। देखें, अखुवत यूनिवर्सिटी अभी हमने यूनिवर्सिटी का चार्टर नहीं लिया, लेकिन हमारे कॉलेजेस शुरू हैं। यानी हम कई 700-800 बच्चे और 300-400 बच्चियाँ और मुख्तलिफ हमारे अदारों में पढ़ रहे हैं।
तो बहुत जल्द हम यूनिवर्सिटी के चार्टर के लिए भी जा रहे हैं। बिल्डिंग तैयार है, जगह मौजूद है और असातिज़ा भी मौजूद हैं। तो हम बस सिर्फ मुनासिब मौका की तलाशी हैं कि कब हम इसको चार्टर के लिए अप्लाई करें। तो ये काम जैसे आपने पहले पूछा कि कैसे होता है, तो ये आपकी मदद से होता है। तो हम तो कहेंगे कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है और ये महीना ना भी हो तो भी हमें अपनी ज़रूरत से ज़ायद जो कुछ भी है वो अल्लाह की राह में देना चाहिए। सही, ठीक है। अब डॉक्टर साहब बहुत के वक्त का ब्रेक ले लेते हैं। बोल के जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आज का रोज़ा भी आप लोगों का बहुत अच्छे से गुजरा होगा। और क्योंकि अब आखिरी अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं और 27वीं शब है, जहां आप सब लोग मुझे भी दुआओं में याद रखेंगे, मुल्क पाकिस्तान को भी अपने याद रखिएगा और साथ साथ बस अल्लाह ताला हम लोगों को एक दूसरे का एहसास करने की तौफीक अता करे, आमीन। साथ ही आज हम ज़ाहिर है आज मेरे साथ सैरिश नहीं है और मैं उनको मिस भी कर रही होती हूँ। बड़ा अच्छा सा हमारी चिट चैट रहती है, मज़ा आता है उनके साथ। चलें कोई बात नहीं है, सैरिश आज बिज़ी है, आज उनके बगैर हम शो कर रहे हैं। साथ ही आज जो हम चीज़ें बना रहे हैं या बड़े मज़े की चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि ईद भी करीब है, अब रमज़ान ख़त्म होने पे हम यहाँ बना रहे हैं बॉम्बे बिरयानी। वो हम बनाएंगे कौसर मसाले से, ठीक है। कौसर मसाले बहुत मज़े का यानी मसाले हैं, जैसे हम और मसाले यूज़ करते हैं, आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। इनके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। चटपटी सी यहाँ बिरयानी बनाएंगे। साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर रफ़ान से बड़े मज़े का वनीला चॉकलेट कस्टर्ड यूँ कह रही हूँ क्योंकि सिंपल कस्टर्ड है और इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, ना आपके फ्रूट्स जा रहे हैं, ना किसी और चीज़ को हम इसके साथ मर्ज कर रहे हैं। हम सिंपल कस्टर्ड बना रहे हैं और बड़े मज़े का बच्चों को लगता है, और वो बच्चे जो छोटे हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। साथ हम यहाँ पे बनाएंगे ओरियो शेक यानी ओरियो चॉकलेट शेक बनाएंगे। वो भी हम बना रहे हैं पाकोला मिल्क से, पाकोला का चॉकलेट फ्लेवर जिसमें आपने कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इसमें आइसक्रीम और ओरियो ऐड करूँगी और मज़ेदार सा शेक बन जाएगा। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चूल्हा ऑन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बिरयानी के लिए जो है चिकन ले लिया था। सबसे पहले हम हैंड वॉश कर लेते हैं लाइफ बॉय से। अच्छा जी, कोरोना दोबारा एक बार सर उठा रहा है और दूसरे जरासीम भी साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो लाइफ बॉय से हैंड वॉश करना ना भूलें। ये मैंने यहाँ पे हैंड वॉश कर लिया है और अब हम डिशेस की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर ये मैंने बिरयानी के लिए जो है चिकन ले लिया था सबरोसों का। यहाँ पर हमने चिकन इस्तेमाल किया है, बिरयानी कट है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी है ना बहुत ज़्यादा छोटी, आप देख सकते हैं। आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। डालडा कुकिंग ऑयल के बगैर कुकिंग अधूरी है। यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन 1 कप के करीब हमने कुकिंग ऑयल लिया था, उसमें 4 अदद प्याज को बारीक काट ली थी और उसको अच्छे से हमने गोल्डन ब्राउन करके उसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर भी यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 अदद लिए थे, वो चले गए। और उसी के साथ हमने फिर 1 कप दही और चिकन का इस्तेमाल किया ताकि अच्छे से यहाँ पर गल जाए चिकन, क्योंकि मेरे पास यहाँ टाइम नहीं होगा शो पे इतना कि मैं साथ साथ इसको गला सकूँ। साथ ही मैंने इसमें और कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 पैकेट जा रहा है कौसर मसाले का। बॉम्बे बिरयानी मसाला हम यहाँ पे बना रहे हैं कौसर मसाले से, ये आपने इसमें ऐड कर लेना है। ये सारा चला गया। बहुत अच्छे मसाले इनके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। देख रहे हैं आप, इसमें मैंने और कुछ ऐड नहीं किया है। प्याज, टमाटर, दही और चिकन और साथ ही कौसर मसाला, बॉम्बे में बिरयानी मसाला जो है तैयार किया हुआ है इनका, बड़ी चटपटी सी बिरयानी बनेगी। अच्छा, ये हमने इसमें डाल दिया था। बस ये थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए तो मैं इसको बंद कर दूँगी। साथ ही हम अपना मीठे की तरफ आते हैं। यहाँ हम सबसे पहले बनाएंगे चॉकलेट कस्टर्ड। अब चॉकलेट कस्टर्ड आपने कैसे बनाना है, यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ml जो है मिल्क ले लिया है। थोड़ा सा इसमें मैंने ले लिया था हाफ़ कप के करीब, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर ऐड किया और 3 टेबल स्पून हमने यहाँ रफ़ान कस्टर्ड ले लिया है, वनीला फ्लेवर में लिया था।
और इसको हमने इस तरह से डिसॉल्व कर लेना है। ये मेरे पास दूध जैसे ही गर्म होगा, मैं इसमें एक बॉयल आ जाए तो मैं इसमें ये सारा डाल दूँगी और उसी में हम डालेंगे ये कंडेंस मिल्क हाफ़ कप, शुगर जाएगी तकरीबन 2 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता। ये आपका बड़े मज़े से चॉकलेट जो कस्टर्ड है वो तैयार हो जाएगा। इसको हम सबसे पहले डिश में निकालेंगे, उसके बाद वनीला कस्टर्ड की तैयारी करेंगे। अच्छा, ये आपने यहाँ डाल दिया। क्रीम मैं हाफ़ कप इसमें यूज़ करूँगी और हाफ़ कप वनीला कस्टर्ड में। अच्छा, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि हम जो सबसे पहले चॉकलेट क्यों बना रहे हैं, यूँ बना रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हम बॉल के अंदर, जिसमें सर्विंग बॉल है, उसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर को ऐड करेंगे। अच्छा, ये हम मिक्स भी करेंगे। यहाँ पर चॉकलेट की एक लेयर डाल देंगे इसमें और उसके बाद वनीला कस्टर्ड जब बनाएंगे तो फिर टॉप पे हम वनीला कस्टर्ड रखेंगे ताकि जो है उसका जो कलर है वो बड़ा खूबसूरत सा लगे। उसमें हम ऊपर से चॉकलेट स्प्रिंकल करेंगे और बस ये सिंपल सा है। और जैसे जो बच्चे छोटे होते हैं 5-6 महीने के, उनके लिए भी ये बहुत मज़े का डेज़र्ट है, बड़े शौक़ से बच्चे खाते हैं और हेल्दी भी है। अच्छा, ये मैं यहाँ पर चॉकलेट वाला जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था, मेल्ट करके रखा था, वो डाल दिए। अब इसको हम इतना बना लेंगे, इसके अंदर मैं चॉकलेट भी ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास चॉकलेट थी बार 250 ग्राम की, वो हमने ले ली थी। ये तकरीबन मैं हाफ़ इसमें डाल रही हूँ और बाकी हम जो है अपनी गार्निशिंग के लिए रख देते हैं। ये मेल्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, आपने अपने कस्टर्ड को रखना है। इतनी क्वांटिटी रखनी है कि वो सेटल हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाता है तो वो भी बच्चे खाने से अवॉइड कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पर तैयार हो रहा है। बिरयानी का भी मैं मसाले का बन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये हमने कौसर मसाले से तैयार किए। शेफ़ मैजेस्टिक के हमारे जो है पैन्स हैं, आप देख रहे होंगे बड़े अच्छे से इसमें खाना बन रहा है, ना लग रहा है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त पैन है, ज़रूर यूज़ कीजिए। अच्छा, साथ ही हमारे पास फोर्टाइल का जो किचन है, इसके अंदर अवन, कुकिंग रेंज, ये बहुत ज़बरदस्त हैं और 20 से ज़्यादा ब्रांचेस जो है पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में मौजूद हैं। आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, इनके डीलर्स भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत बेस्ट किचन बना के देते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये हम यहाँ पर ले आते हैं अपना सर्विंग बॉल। ये मेरे पास सर्विंग बॉल है, इसके अंदर मैं ये चॉकलेट कस्टर्ड मेरा तैयार हो गया है। सबसे पहले मैं इसको डालूँगी जितना मुझे चाहिए। चलिए, अब मैं वनीला कस्टर्ड की तरफ आ जाती हूँ। अब इसके अंदर ये जब तक सेटल होगा, जब तक हमारा जो है वनीला कस्टर्ड तैयार हो जाएगा और ये उस वक्त तक सेटल हो जाएगा, इसके ऊपर हम फिर वनीला कस्टर्ड, आपके पास घर में टाइम होगा आप उसको जो है फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये सेट हो जाए। अच्छा, मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है, हाफ़ कप के करीब मेरे पास चीनी है। ये मैंने वनीला कस्टर्ड पहले से 3 टेबल स्पून अगेन हाफ़ कप दूध के अंदर डिज़ोल्व करके रख लिया है और इसको हम बनाएंगे। ये जब तक सेटल हो जाएगा, साथ साथ हम अपनी बिरयानी की तरफ आएंगे और हम यहाँ पर जो है बड़े मज़े का एक शेक भी बना रहे जी, चॉकलेट ओरियो शेक बना रहे। वो भी बच्चों को बहुत पसंद होता है और वैसे भी अब स्कूल दोबारा से, जैसे रमज़ान है, ईद है, रमज़ानों में तो खैर स्कूल खुले रहे हैं बच्चों के, बड़ा टायरिंग रहा है, लेकिन जो है फिर भी बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी, रोज़े रख के गए हैं। और जनाब, अब जब रोज़े ख़त्म हो जाएंगे तो ज़ाहिर है स्कूल से जब बच्चे आएँ तो आप उनको ये शेक बना के दे सकते हैं। बाज़ार से मंगाने से बेहतर है कि आप घर में ये पाकोला चॉकलेट फ्लेवर लेके बड़े मज़े से ये चॉकलेट ओरियो शेक बना सकते हैं। अच्छा, इसमें भी ये बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। पहले मैं अपनी बिरयानी को जो है दम पे रख देती हूँ। ठीक, क्या करना है हमने, ये मेरे पास पैन है, ये हमने अपना पॉट ले लिया, शेफ़ मैजेस्टिक के हमारे पॉट हैं और ये मैंने चावल बॉईल कर लिए थे तकरीबन 300 ग्राम, ये आपने डाल लेने। ये हम सारे ले लेंगे। अच्छा, अब इसमें मेरे पास जो मसाला बना हुआ है कौसर मसाले से,
बॉम्बे बिरयानी का, ये हम इस पे डालेंगे। जर्दे का रंग मेरे पास यहाँ मौजूद है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर इसको पानी में हम मिक्स कर लेते हैं। आपके पास अगर केवड़ा वाटर हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं केवड़ा वाटर लेना, उससे जो है टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है अगर ज़्यादा उसकी खुशबू ऐसी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, आप इसमें ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है, बहुत मज़े का लगता है। आप पुलाव बिरयानी बनाते हैं उसमें भी आप ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौसर मसाले का पुलाव बिरयानी मसाला भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये हमने डाल दिया है। ये मेरे पास बिरयानी मसाला है, अब इसको हम डाल रहे हैं। जितना हमें यूज़ करना होगा हम उतना ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लग रहा है मुझे ये। इस तरीके से आपने लेयर बना देनी। चलिए जी, ये इनफ है। थोड़ा सा मैं ऑयल दूसरे स्पून से इसमें डालती हूँ इसको, क्योंकि बिरयानी में जो ऑयल की खुशबू होती है, टेस्ट होता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये मसाला है हमारा, इसको हम लेंगे। आलू भी डालें हमने इसमें। अब जिनको अगर आलू नहीं पसंद है वो हटा सकते हैं, नहीं खाएं। और ये हमने डाल दिया। अच्छा, हम ये यहाँ रख देते हैं। सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है बिरयानी में, या तो लेमन हो ऊपर डले हुए, टमाटर भी सिंधी बिरयानी में हम डालते हैं, लेकिन इसमें बिरयानी में हम नहीं डाल रहे क्योंकि वो सिंधी बिरयानी में अच्छा लगता है। ये यहाँ पर हमने डाल दिया हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। अच्छा जी, यहाँ हमने बिरयानी दम पे दे दी थी और साथ हम बना रहे हैं यहाँ पे वनीला कस्टर्ड। चॉकलेट हमने यहाँ पे सेटल होने के लिए रख दिया था, चॉकलेट कस्टर्ड पहले बना दिया था। बस अब मैं ये वनीला कस्टर्ड जो हमने बनाना है उसका हम यहाँ पर इसको मैंने डाल दिया है। अब ये वही बात है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना बहुत ज़्यादा पतला। इस जैसे ही बनेगा हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। साथ ही हम अपनी बिरयानी की तरफ आ जाते हैं और मैं ड्रिंक भी तैयार कर लूँ, फिर हम एक साथ इसको डिश आउट करते। अच्छा, हम यहाँ पे बना रहे थे पाकोला मिल्क से जो चॉकलेट फ्लेवर है। इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, ना कोको पाउडर ऐड करनी है ना चॉकलेट ऐड करनी है। बस मैं ज़रा जिसे कहते हैं ना मज़ेदार किस्म सा एक शेक बनना चाहिए, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ओरियो बिस्किट्स और चॉकलेट आइसक्रीम। ये बस ये मेरा कस्टर्ड भी तैयार हो रहा है। ऑलमोस्ट सिंपल है, आपने देखा होगा कुछ भी नहीं है, और बच्चों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और जिस तरह से ओल्ड एज के लोग के दांतों में कुछ मतलब चबाना मुश्किल हो जाता है, फ्रूट्स को नहीं खा सकते, तो ये उनके लिए भी बहुत बेस्ट कस्टर्ड है। कस्टर्ड 2 फ्लेवर्स 2 टोन में हम बना रहे हैं। ये मेरे पास चॉकलेट कस्टर्ड सेटल हो गया है। अब इसके ऊपर ये मैंने वनीला डालना है। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, मैं जब तक ओरियो हम शेक पे आ जाते हैं, इसके लिए मुझे चाहिए ये चॉकलेट पाकोला मिल्क का हम ले रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये मेरे पास है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना आपने, ज़बरदस्त सा हेल्दी ड्रिंक बन जाएगा ये। यहाँ हम लेंगे, ये मैं 2 डब्बे इसके ले लूँ। ये हमने डाल दिया। चॉकलेट आइसक्रीम है मेरे पास, हम ग्लास में भी डालेंगे और इसमें भी डाल रहे हैं। ये चले गए ओरियो, ये मैं ले रही हूँ 6 से 7 हमने ओरियो ले लेने हैं इसको। अच्छा, कस्टर्ड हम देख लें जी, हमारा ये कस्टर्ड तैयार हो गया है, क्योंकि मैं इसको छोड़ूंगी तो ये ख़राब हो जाएगा, वरना लम्स बन जाएंगे इसमें। अच्छा, ये गरम गरम आपका कस्टर्ड तैयार है, मैं इसको पोर करती हूँ। पहले हम शेक की तरफ आ जाते हैं। ओरियो बिस्किट्स डाले थे हमने, अब इसको हम ब्लेंड करते हैं। साथ ही आइसक्रीम मैं ग्लास में भी डाल रही हूँ। अच्छा, ये हमारा तैयार हो गया चॉकलेट ओरियो शेक।
हेल्दी भी है, मज़ेदार भी है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है। अच्छा, ये हमारा ओरियो चॉकलेट शेक आ चुका है। बिरयानी हमारी दम पे है, उसको अब हम निकाल रहे हैं। ये हमारा वनीला कस्टर्ड है, इसको मैं अब यहाँ पर चॉकलेट जो हमने बनाया था पहले कस्टर्ड, उसके ऊपर डाल दिया। ये चला गया सारा, इसको हम सेटल डाउन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये आपने यहाँ पर, मैं इसमें चॉकलेट ऐड कर रही हूँ, गरम है, आप थोड़ा जब इसकी भाप निकल जाए जब आप ऐड कर लीजिएगा। चलिए, ये हमारा ट्रैफल भी तैयार, कस्टर्ड भी तैयार हो गया है। और अब हम डिश आउट करेंगे अपने बिरयानी को। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं बिरयानी में, हमने कुछ भी नहीं किया है, कौसर मसाले का सारा कमाल है इसमें। बॉम्बे बिरयानी का हमने यहाँ पर एक पूरा पैकेट यूज़ किया था और बस हम उसी से इसको जो है मज़ेदार सी चटपटी सी हमने बिरयानी, क्योंकि बिरयानी में ऑलमोस्ट सभी पहले प्याज आप ब्राउन करते हैं, उसमें टमाटर ऐड करते हैं, दही का इस्तेमाल है और साथ ही अब हम करते हैं बिस्मिल्लाह। ये देखिए बड़ी अच्छी से ये हो गई है, ये देखिए खुशबू तो अच्छी आ रही है। बनाइएगा और फिर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें, सबरोसों की हमने यहाँ बिरयानी का चिकन यूज़ किया था। आप देख रहे होंगे पीसीस भी बिल्कुल दरमियाने कटे हुए हैं, बहुत बड़े नहीं कि खाने में आपको मुश्किल हो। अच्छा जी, ये मज़ेदार सी हमारी कौसर बिरयानी पैकेट का मसाले का जो है बिरयानी तैयार हो गई है। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, वाकई मसाला बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इनको यहाँ पे ले आते हैं। ये ड्रिंक यहाँ आ गया, चॉकलेट ओरियो शेक हमने यहाँ बनाया है, वनीला चॉकलेट ट्रैफल हमने यहाँ पर बनाया है और मज़ेदार सी बॉम्बे बिरयानी का हमने पैकेट यूज़ किया था, वो हमने बिरयानी यहाँ पे बनाई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ और आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। और किचन से जनाब हम वापस आ गए हैं। आज मैं किचन में नहीं थी, किचन ने आपको बड़ा मिस किया सहरिश। किचन आज मुझसे कह रहा था कि क्योंकि सहरिश नहीं है तो इसलिए वो लज्जत, वो टेस्ट, वो प्यार, वो मोहब्बत मिसिंग थी। आज मैंने छोटी सी दरख्वास्त की थी कि मेरे पाँव में हल्की सी मोच आ गई है, तो ज़रा मुझे बैठना है, तो लिहाजा मोच की ऐसी मजाल कि आपके पाँव में आई। बस ईद करीब आ रही है ना, तो आजकल ज़रा अफरा तफरी हड़ाहुड़ी चल रही है, तो तैयारियां भी साथ साथ हो रही हैं। फिर घर में आपको पता है साथ अफ्तार भी, खाना वाना सब कुछ। मैं शौहर से बात हो रही थी, सहरिश वो बता रहे थे आप घर पे काफी माशाल्लाह नजर न्याज करती हैं, कभी दफ्तर भी ले आया करें। चला क्यों नहीं, आप बल्कि हमारी तरफ आए ना। नासाबाद थोड़ा सा दूर है सहरिश, वो ब्रिज के पार रहने दुनिया वाले को बता दें मैं कहाँ पे रहती हूँ। अच्छी बात है, पूरी दुनिया को इनवाइट करें अपने नजरों न्याज से, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला सबको ये तौफीक अता करे कि पूरी दुनिया को हम इनवाइट करें। क्यों नहीं ताला। ईद करीब आ गई है लेकिन अवाम को महंगाई की मद में रिलीफ नहीं मिल सका है। ईद करीब आते ही फल, मुर्गी का गोश्त, घी, ऑयल, दालें, दीगर अशिया की कीमतों पर इजाफा बरकरार है और माह रमज़ान के आखिरी अशरे में मुनाफा खोर और ज़ख़ीरा अंदोज ये सरगर्म हो गए हैं। तला अवाम तो गुस्सा करेंगे ना, यकीनन गुस्सा करेंगे। मैं आपको कमाल बात बताऊं कि हमारे जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसने आपकी अफराते ज़र की शरह, महंगाई इन्फ्लेशन की शरह रखी हुई है 40% के करीब। जो अमेरिका में बैठे हुए स्टूडेंट्स दुनिया भर में इन्फ्लेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन 60% पे खड़ी है, 60% पे, और हमारे लोग कह रहे हैं 40%। तो हमारे यहाँ सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि सही महंगाई की शरह नोट की जा सके। बिल्कुल नंबर गेम खेलते हैं, फैक्ट्स भी ठीक से नहीं बताते। अलबत्ता अवाम इस वक्त शदीद अजियत का शिकार है। क्या शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद चलते हैं जहां पर गुलाम शबीर आराइन ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। जी गुलाम शबीर। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में और ईद भी करीब आखिरी अशरे में जो है वो मुनाफाखोर सरगर्म है, ज़ख़ीरा अंदोज सरगर्म है और आवाम को हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिल सका। इस वक्त मज़दूर, किसान और मुतवस्तित तबका है वो इंतहाई परेशान है।
फलों की अगर कीमतों की बात करते हैं तो केला इस वक्त 300 रुपये फ़ी दर्जन चल रहा है, और चीकू अंडे की अगर बात करते हैं तो 200 रुपये फ़ी किलो चल रहा है। खरबूजा जो कि 30 रुपये फ़ी किलो था पिछले रमज़ान में, इस वक्त 70 रुपये फ़ी किलो है। तरबूज जो कि 20 रुपये किलो था, इस वक्त 40 से 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं सेब गोल्डन की, वो इस वक्त 400-450 रुपये फ़ी किलो है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मुर्गी के गोश्त की, तो मुर्गी का गोश्त इस वक्त मज़ीद बढ़ चुका है और उसकी कीमत जो है वो 650 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। और अगर अशिया खुर्दोनोश की बात करते हैं जिसमें ऑयल है, घी है, दालें हैं, चीनी है, आटा है, दीगर अशिया जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, उनकी कीमतों में इजाफा बरकरार है। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की हिदायत पर रोज़ कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन वो कार्रवाइयाँ लिमिटेड हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम शाही। और जो गुलाम शबीर आराई ने रेट्स बताया ना, शहर हैदराबाद होने की वजह से कुछ कम है, कुछ कदरे कम है। इस वक्त पाकिस्तान में हो ये रहा है जितना बड़ा शहर उतनी ज्यादा वहाँ पे बड़े रेट्स हैं। कराची में इस वक्त जो रेट्स शबीर आराई ने बताया उससे भी ज्यादा है, पर क्योंकि हैदराबाद कराची से छोटा शहर है तो इसलिए वहाँ पर कुछ जिंदगी सस्ती। चलें, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं प्राइस कंट्रोल करने के लिए। फवाद गफ्फार सोमरो साहब हमारे साथ हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। सोमरो साहब, अभी हमारे नुमाइंदे को भी आपने शायद सुना होगा, आप फल माफिया के खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं? अब तक चालान के अलावा कोई काम आप लोगों ने किया है? हुकूमत तो बिल्कुल बेबस नजर आ रही है, कहीं प्राइस लिस्ट नजर नहीं आती, बाजार निकल जाओ तो। देखिए जनाब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट होता है हमारे यहाँ के जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो हमारे पास अशिया खुर्दनोश की कीमतें खासतौर पर फल, फ्रूट, सब्जी और इन चीज़ों की जो है सो एक आर्टिफिशियल हाइक हमें नज़र आता है। इस हवाले से हुकूमत हिंद की भी भरपूर कोशिश होती है कि इन चीज़ों पे जो आर्टिफिशियल किस्म की प्राइस हाइक और इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं उसको तो ख्याल रखा जाए, लेकिन जो नाजायज़ मुनाफाखोरी उस पर जितना हो सके मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाए। तो इस सवाल से मैं आपसे ये बताऊं कि हमारे पास तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स जो कि एसीज भी हैं और इसके अलावा भी तकरीबन हमारे पास 8 चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ स्पेशल मजिस्ट्रेट्स कलर किए थे जो कि प्राइस चेकिंग मैंडेट है। उन्होंने प्राइस चेकिंग को भी कंट्रोल किया है, बाकी चीज़ों को, एसेंशियल आइटम्स को भी, और उसके साथ साथ फूड और फलों की कीमतों को भी हमने चेक में रखा हुआ है। यहाँ पे ये भी बताना जरूरी समझूंगा कि हमने बचत बाजार पे भी खास तौर पर स्टॉल स्टैंड किए हुए हैं जो कि फ्रूट जो है सो मार्केट कमेटी से लेकर डायरेक्टली बचत बाजार में सेल हो रहे हैं, ताकि मिडिल मैन का और जो आरती का बीच का रोल है उसको माइनस करके उसके प्रॉफिट खत्म किए जाए और जो भी इसका बेनिफिट हो। सुमरो साहब, लोगों की आज भी यही शिकायत है कि हुकूमत प्राइस लिस्ट तो जारी करती है पर उस पर अमल दरामद नहीं होता और इंतज़ामिया नाकाम नज़र आती है। फिर अगर अच्छा ना हो कि प्राइस लिस्ट जारी ना करें ताकि शिकायत खत्म हो जाए लोगों की। देखें, आमतौर पर जहाँ पर भी हमें शिकायत मौसूल होती है प्राइस लिस्ट हमारे पास डेली के हिसाब से डिस्प्ले होती है। अगर वो एक रेड़े वाला भी हो तो वो भी इसके पास भी हमारे पास प्राइस लिस्ट जो इश्यू होती है मार्केट कमेटी की डेली के हिसाब से ऑप्शन की, वो उसके पास डिस्प्ले होती है। अगर किसी को भी शिकायत होती है तो वो हमारे कंप्लेंट सेल पे, जो कि ना सिर्फ हमारे ऑफिस में बल्कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस और तमाम दीगर महकमा जात के पास उसकी हेल्पलाइन मौजूद है, तो वहाँ पे वो राब्ता करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका शिकायत का अजाला भी किया जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर इस किस्म की कोई भी शिकायत हो तो हमारे नंबर से राब्ता करें और हम इस शिकायत को फौरी तौर पे उसका अजाला करने की कोशिश करेंगे। सोमरो साहब, बचत बाजार की भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी अवाम की यही शिकायत होती है कि यहाँ सामान की किल्लत रहती है। क्या सूरत हाल, आपके पास क्या फैक्ट्स आते हैं, क्या बताया जाता है आपको? और जनाब देखें, उस बचत बाजार तो हमारे पास बड़े बेहतर चल रहे हैं एज कम्पेयर टू इवन कराची भी हमारे पास बेहतर बचत बाजार चल रहे हैं। आप अपने नुमाइंदे को पेश के रात को लतीफाबाद की बचत बाजार भी देख वहाँ पे चेक करा लें। आटा 90 रुपये चीनी 90 रुपये किलो फरोख्त हो रही है और आटा जो है 110 रुपये फरोख्त हो रहा है, जो कि ओपन मार्केट में 130-135 से भी ज्यादा है। और रात को देर तक रश होता है क्योंकि आपको पता है गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं। अभी पहले शुरुआती रमजान में तो बहुत ज्यादा अच्छा मौसम था, लेकिन 2-3 दिन से गर्मी शुरू हो गई है, तो ज्यादातर रश और हजूम जो है शाम के औकात में ही देखा जाता है और शाम तक जो। चले फवाद साहब, वैसे तो हमारे नुमाइंदों ने जाकर देखा है, इसके बाद ही हमें ज़रूरत पेश आई है कि हम इस मसले पर आवाज़ उठाएं और बात करें। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। मेरे अपने आबाई शहर, अपने गांव की याद दिला दी इन्होंने मुझे, हैदराबाद की और लतीफ़ाबाद की। मेरी पैदाइश भी लतीफ़ाबाद 2 नंबर की है
अच्छा। तो उन्होंने याद दिला दिया मुझे लतीफ़ाबाद, दिल चाह रहा है वहाँ जाने का सर। चलें फिर आप ईद पे जाएं, ईद की छुट्टियों में। और वहाँ की जो हवा है ना, पूछे मत। चलें नाज़रीन, इन्हीं प्यारी प्यारी यादों के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और रमज़ान का आखिरी अशरा अपने इख्तिताम के बिल्कुल करीब है। आज माशाअल्लाह से 26वां रोज़ा हो गया, आज 27वीं की शब होगी और ये शब बहुत ही अहमियत की हामिल है और इसकी फजीलत की क्या ही बात है। बरकत वाली रात, सलामती वाली रात, और इसमें हमारे अगले आने वाले साल के जो वसाइल हैं, मौत और हयात के फ़ैसले हैं, वो लिख दिए जाते हैं। तो इस रात हमें अल्लाह से अपनी बख्शिश मांगनी होती है और दुआएं करनी होती हैं, बरकतें समेटनी होती हैं। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया यूनुस साहब। सिद्दीकी साहब, हमारे पीसीआर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते लेकिन ये रात तलाश करने की कोशिश करते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? रात तलाश करना, ये जो रोज़ा नहीं रखते, ये तो नामुमकिन उनको रात मिल जाए। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि लैलतुल क़द्र उसी को मिलती जो सारा साल तहज्जुद पढ़ता है। अच्छा। ये बात ज़िर बिन हुबैश ने हज़रत उबई बिन काब से की। हज़रत उबई बिन काब कहने लगे, अखाना अरादा अल्लाह यत्तकिल नास। हज़रत इब्न मसूद ने ये बात इसलिए कही है कि लोग ऐसा ना हो कि सुस्त हो जाए और आम दिनों में तहज्जुद ना पढ़े, लेकिन हकीकत ये है कि लैलतुल क़द्र रमज़ान में है और रमज़ान के आखिरी अशरे में है, आखिरी अशरे में ताक रातों में है। रसूल हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला रवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया गया था कि लैलतुल किस रात में है। फ़ख़ारज मिन बैतिही, आप अपने घर से निकले ताकि लोग बता दें कि ये रात लैलतुल क़द्र की रात है। फ़रा रजुलन तलाहा, हदीस के अल्फाज है, दो आदमियों को आपने झगड़ते हुए पाया, आपसे झगड़ रहे हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको झगड़ते हुए देखा तो आपको बहुत नागवार गुजरा। इसी दौरान अल्लाह ताला ने रफ़ा लैलतुल क़द्र जो बताया था वो उठा लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तो निकला तुम्हें लैलतुल क़द्र की रात के तयन करके बता दूं, लेकिन दो लोग मुझे लड़ते हुए नजर आए तो उनकी वजह से मुझे अल्लाह ने लैलतुल क़द्र हटा ली। इससे साबित होता है कि उम्मत में आपस में इख्तलाफ किस कदर इससे नहूसत और बेबरकती होती है। लैलतुल क़द्र की रात का तयन सिर्फ इसलिए अल्लाह ने उठा लिया कि दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, लैलतुल क़द्र जो है फ़ी 27वीं रात है। और फरमाया करते थे इस रात रात बहुत पुरस्कुर होती है और सुबह सूरज तुलू होता है बग़ैर शुआओं के, साफ़ सूरत होता है। और हज़रत उबई बिन काब फरमाया करते थे कि लैलतुल क़द्र 27, और हज़रत बिन अब्बास फरमाते थे कि लैलतुल क़द्र 27 है इसलिए कि अल्लाह ताला को 7 का हिंदसा बहुत पसंद है। हम सजदा करते 7 आज़ा पर, हम तवाफ़ करते 7 तवाफ़ होते हैं। इस तरह साई और सफ़ा मरवा उसके भी 7 ही तवाफ़ होते हैं। इसी तरह रमी जमार करते वो भी 7 होती हैं। तो हज़रत फरमाते 7 का हिंदसा अल्लाह को बहुत पसंद है। 7 आसमान, 7 ज़मीन, तो अल्लाह को ये पसंद है। तो हज़रत बिन काब कसम उठाया करते थे, कसम है अल्लाह की रात लैलतुल क़द्र 27 है। अच्छा, एक नुक्ते की बात यह है कि लैलतुल क़द्र जो लफ्ज़ है इसमें 9 हरूफ है, 9 हरूफ है। और लैलतुल क़द्र का अल्फाज, ये लैलतुल क़द्र के जो अल्फाज हैं कुरान मजीद में 3 दफ़ा हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 3 दफ़ा है। आप 9 को 3 में जमा कर दो, कितना बनेगा? 27। इसलिए आप फरमाया करते थे कि लैलतुल क़द्र जो इसमें इज्तिहाद करो, कोशिश करो। अब कोशिश कैसे करनी है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस को रसूल अकरम ने फरमाया था कि लैलतुल क़द्र घूमती रहती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर साल 27 में किसी 21 में आ जाती है, किसी में 23 में आ जाती है, किसी में 25 में आ जाती है, किसी 29 में आ जाती है ताक रातों में।
लेकिन अक्सर सहाबा को लैलतुल कद्र जो थी 27वीं रात में मिली सहाबा को, इसलिए हज़रत उबई बिन काब जो कसम उठाया करते लैलतुल कद्र है ही 27। पोशीदा नहीं रखा गया, पोशीदा रखा गया इसको, इसलिए पोशीदा लाके लोग इस कोशिश करें, लेकिन पोशीदा रखा ताक रातों में, ताक रातों में क्या करना चाहिए इसमें? करना ये चाहिए जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल का या रसूल मैं मदीना से बाहर रहता हूँ, वहाँ मेरे मवेशी हैं, वहीं रहता हूँ और मैं वहाँ नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। अब मुझे एक रात बता दीजिए, मैं उस रात आ जाऊँ और आकर कोशिश करूँ, अल्लाह शायद मुझे तो लैलतुल कद्र दे दे। आपने फरमाया तुम ऐसा करो 23वीं रात को आ जाना। तो वो 23वीं रात को आ जाते, उनके बेटे बताते मेरा अब्बा सही 23वीं रोज़ आ जाते, उसको आकर असर के बाद मस्जिद में दाखिल हो जाते। वह लम यखरुज मिन्हु इल्ला बाद सलात सुबह, फिर सुबह की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलते, उनकी सवारी तैयार होती पर सवारी में बैठ कर अपने देहात में चले जाते। तो असल में जो लैलतुल कद्र का जुज़्ज़ु करने वाला सहाबा का अमल, सहाबा असर के बाद ही कोशिश शुरू कर देते थे और ये हमारी कोशिश पूरी रात जारी रहना चाहिए और फजर की नमाज़ पढ़कर बाहर निकले हम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया या रसूलल्लाह अगर लैलतुल कद्र मुझे मिल जाए तो मैं अल्लाह से क्या मांगूँ। अब देखिए इस्लाम की अज़मत, आपने ये नहीं कहा कि दुनिया आप क्या मांगो, आपने ये नहीं कहा ये मांगो, दुनिया मांगो, ये मांगो, दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली चीज़। फरमाया अल्लाह से ये मांगना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व, या अल्लाह तुम मुआफ़ करने वाला, मुझे मुआफ़ कर दे। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह मुआफ़ कर दे, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा ले, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं है कि अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे। तो लैलतुल कद्र की ये रातें जो हैं, ये ताक रातें हैं, ये लैलतुल कद्र की रातें हैं, इसमें हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए, हम किसी तरह भी एक लम्हा भी ज़ाया ना करें। लैलतुल कद्र जो मिलती है एक लम्हा होता है, इस तरह आता है और उस लम्हे में इंसान की हालत जो है बदल जाती है। जिन सालिहीन को मिला कोई ऐसा चीज़ नज़र आती है जो कि अनहोनी होती है, उससे उसे एहसास हो जाता है कि लैलतुल कद्र है ये। तो सहाबा कराम जैसे बारिश हो जाना, लैलतुल में उस बारिश हुई, आपने ज़मीन में गीली ज़मीन में सजदा किया तो आपने फरमाया ये लैलतुल कद्र की रात थी। तो इससे लैलतुल कद्र की मुख्तलिफ़ निशानियाँ जिन लोगों को मिली है, मुख्तलिफ़ निशानियों के साथ मिली हैं, सब अहले ईमान को कोशिश करनी चाहिए लैलतुल कद्र की तलाश करें और अल्लाह से मुआफ़ी मांगें। सिद्दीकी साहब, आप लैलतुल कद्र पे क्या अमाल करते हैं, कैसे हम तो कोशिश करते हैं यही जो आम है कि कुरान पढ़ा जाए, नवाफिल पढ़े जाए, अल्लाह से दुआएं कीजिए। दुआ करना जो बैठकर अल्लाह से मांगना भी ये बेहतरीन बात है। अगर आप बैठे हुए मांग रहे हैं, अल्लाह ताला वो जो मांग रहे हैं अगर उसका घड़ी आ गई, अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल कर देगा। सही, वही कहते हैं ना कि ख़ास एक लम्हा होता है, इतनी बरकत वाली अफजल रात है कि अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र में कुरान करीम को नाजिल किया। और उसके अलावा मैंने एक जगह पर यह भी पढ़ा था कि इसको अदर वर्ड्स में तंगी वाली रात भी कहा जाता है कि फरिश्ते इतनी कसरत से ज़मीन पर उतरते हैं कि जगह नहीं होती और बरकतें बांटी जाती हैं, लोगों के जो अमाल हैं वो उनके सपुर्द किए जाते हैं। थोड़ा सा रोशनी डालिएगा इस लैलतुल कद्र, अल्लाह ने इसको लैलतुल कद्र कहा। ये रात वो है, कुरान में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम। ये लैलतुल कद्र कुरान उस रात नाज़िल हुआ है जिस रात को जो रात बड़ी मुबारक थी। इस रात में सब फैसले कर दिए, इंसानों की तकदीर के फैसले हो जाते हैं, बड़े बड़े कामों के फैसले अल्लाह फैसला करके फरिश्तों को दे देते हैं, वो पूरा साल नाफिज करते हैं। सही, चले इसी मौलाना साहब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी आज की रात की जितनी भी इबादत है उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लेकिन इस रात पे अपने लिए कम, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा मांगिएगा, मुसलमानों के लिए ज्यादा मांगिएगा, क्योंकि अल्लाह को ये आदत पसंद भी है कि लोग दूसरों के लिए मांगे, अपने लिए कम मांगे, क्योंकि ये जिंदगी फानी है, सब ने जाना 6 फीट नीचे ही है मिट्टी में। रसूल अकरम ने फरमाया है जो ऐसे शख्स के लिए दुआ करता है जो वहाँ होता नहीं, जो गैब आदमी उसके लिए जो अगर अल्लाह उसको पहले फरिश्ता खड़ा करके अल्लाह तो जी वही देगा जो उसको। चले इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ, इन्हीं बातों के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया यूनुस साहब आपकी आमद। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है।
जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर लिया। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता एक केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।